हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यूज बीएससी पीसीएम सेकेंड सेमेस्टर थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। तो हम इसको कवर करेंगे यूनिट वाइज। तो आज फर्स्ट यूनिट के जो है एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट है जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके हम एमसीक्यूज करेंगे आज। तो पहला एमसीक्यू है हमारा, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड द बेसिस फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ टू सिस्टम्स आर each in thermal equilibrium with the third system, they are in thermal equilibrium with each other, this is zeroth law of thermodynamics। तो अगर कोई भी दो सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है अलग अलग, तो वह दोनों सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे आपस में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बताता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी भी जो है स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन है, वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है। तो ये हो जाएगा पाथ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन स्टेट फंक्शन लाइक इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है जीरो होती है। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जीरो। क्वेश्चन नंबर फाइव, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड है, किसके? एनर्जी के। इसको हमें याद रखना है। मैथमेटिकली द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एक्सप्रेस्ड एज, जो सिक्स क्वेश्चन है तो इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यानी किसी सिस्टम को अगर हम डी क्यू हीट देते हैं तो उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में खर्च हो जाता है इंक्रीज करने में, और उसके बाद जो पार्ट बचता है उसको वर्क डन में खर्च किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द डिक्रीज इन इट्स। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा इंटरनल एनर्जी। यानी जो वर्क डन होगा वो इक्वल टू होगा डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि जो आइडियाबेटिक प्रोसेस होता है इसमें डी क्यू इक्वल टू जीरो होता है। यानी जो हीट है ये कांस्टेंट रहती है, ना ही सिस्टम से हम हीट ले सकते हैं ना उसको दे सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये जीरो हो गया तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू मिल गया, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाता है माइनस डी यू। तो वर्क डन इक्वल टू होता है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन नंबर एट, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन। तो जो इंटरनल एनर्जी है ये फंक्शन होती है टेम्परेचर का, इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नाइन, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। तो जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर टेंथ, वर्क डन इन कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस इज। यानी जो वर्क डन निकालना है आइसोकोरिक प्रोसेस में तो इसमें जो चेंज इन वॉल्यूम होता है जीरो होता है। तो जो वर्क डन होता है पी डेल्टा वी होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो गया जीरो, तो वर्क डन मिल जाएगा जीरो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है सिस्टम का। पी जो है यहाँ पर कांस्टेंट होता है।
इसको ध्यान रखना है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो यहाँ पर जो वर्क डन निकल के आता है इक्वल टू होता है nRT log V2 डिवाइडेड बाई V1। तो यहाँ पर आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हमने पढ़ा था कि जो डी क्यू होता है जीरो होता है, यानी जो हीट होती है गिवन टू द सिस्टम ये जो है कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो वर्क डन निकल के आता है डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू होता है, यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो इंटरनल एनर्जी फंक्शन होती है टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर भी जो है यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, एंथैल्पी इज डिफाइंड बाय द रिलेशन। तो जो एंथैल्पी होती है H इक्वल टू होता है U प्लस पी बी। यू होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मेयर्स फार्मूला फॉर द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv फॉर एन आइडियल गैस। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा होगा सी करेक्ट। Cp माइनस Cv इक्वल टू होता है R, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स गामा इज डिफाइंड एज। तो गामा इक्वल टू होता है Cp डिवाइडेड बाई Cv। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, Cp डिवाइडेड बाई Cv। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर अ मोनो एटोमिक गैस द वैल्यू ऑफ गामा। गामा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है मोनो एटोमिक गैस के लिए। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है मोनो एटोमिक गैस के लिए, फ्रीडम यानी एफ इक्वल टू होता है 3। गामा का जो फार्मूला होता है 1 प्लस 2 अपॉन एफ होता है। तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। तो ये मिल जाएगा 1 प्लस 0.67, 1.67 हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पर डायटोमिक गैस होती तो डायटोमिक गैस के लिए एफ इक्वल टू होता है 5, और ट्राइएटोमिक गैस के लिए एफ इक्वल टू होता है 6। तो डायटोमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू आएगी ये आएगी 1.40, और ट्राइएटोमिक के लिए गामा की वैल्यू आएगी 1.33। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ओनली ऑन। जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की ये डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, द एफिशिएंसी ईटा ऑफ अ कार्नोट इंजन इज गिवन बाय। तो ईटा को हम लिखते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं Q2 अपॉन Q1। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर होता है ये होता है टेम्परेचर ऑफ सिंक, और ये T1 होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स। यहाँ पर Q1 होता है हीट गिवन टू द सोर्स, और Q2 होता है हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिंक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए करेक्ट, 1 माइनस टी सिंक डिवाइडेड बाई टी सोर्स। क्वेश्चन नंबर 19, a Carnot engine operates between 300 Kelvin and 600 Kelvin, its efficiency। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर ऑफ सोर्स होगा ये होता है 600 केल्विन, और टेम्परेचर ऑफ सिंक होता है ये होता है 300 केल्विन, यानी टेम्परेचर ऑफ सिंक जो है लेस देन होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स से, ये ध्यान रखना है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। तो यहाँ पर मिल जाएगा 600, 300 ऊपर आएगा T2 की वैल्यू,
डिवाइडेड बाई 600, तो ये मिल जाएगा 1 - 1/2, तो 1/2 यानी ये हो गया 0.5। इसको अगर परसेंटेज में लिखें तो 50% मिल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 50%। अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम, नो इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन, यानी अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम कोई भी इंजन एफिशिएंट नहीं होता है मोर देन रिवर्सिबल इंजन से। तो इसको हमें ध्यान रखना है, जो रिवर्सिबल इंजन होता है इसकी एफिशिएंसी सबसे अधिक होती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। द ऑटो साइकिल इज द थ्योरेटिकल साइकिल फॉर, तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पेट्रोल इंजन। जो ऑटो साइकिल होती है थ्योरेटिकल साइकिल होती है पेट्रोल इंजन की। क्वेश्चन नंबर 22, इन एन ऑटो साइकिल द हीट एडिशन टेक प्लेस एट कांस्टेंट, तो जो हीट एडिशन है ये टेक प्लेस होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। इन डीजल साइकिल हीट एडिशन टेक प्लेस एट कांस्टेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो विच साइकिल इज मोर एफिशिएंट, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑटो साइकिल या पेट्रोल इंजन। क्वेश्चन नंबर 25, डीजल इंजन डज नॉट हैव अ, तो जो डीजल इंजन होता है उसमें नहीं होता है स्पार्क प्लग, ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26, एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज गवर्न बाई, तो यहाँ पर आ जाएगा बॉयल्स लॉ, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और बॉयल्स लॉ में भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट हैपेंस टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है इसमें जो टेम्परेचर होता है सिस्टम का ये कांस्टेंट रहता है, और जो इंटरनल एनर्जी होती है ये फंक्शन होती है टेम्परेचर का ओनली। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 28, द स्लोप ऑफ एन एडियाबेटिक कर्व इज देन द स्लोप ऑफ एन आइसोथर्मल कर्व, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टीपर, यानी जो आइडियाबेटिक कर्व होता है इज स्टीपर देन द स्लोप ऑफ एन आइसोथर्मल कर्व। तो जो पीवी डायग्राम होता है इसमें जो आइडियाबेटिक आएगा वो इस तरह आता है, और जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो इस तरह होता है, तो ये स्टीपर देन आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, यानी प्रोसेस हमें बताना है जिसमें हीट का आदान प्रदान नहीं होता है। तो जो आइडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें जो हीट होती है चेंज इन हीट ये जीरो होती है, यानी इसमें हीट का आदान प्रदान नहीं होता है, हीट जो है कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आइडियाबेटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 30, एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन इज ऑलवेज, तो जो एफिशिएंसी होती है इंटरनल कंबशन इंजन की ऑलवेज लेस देन 1 होती है, यानी किसी भी इंजन की जो एफिशिएंसी होगी लेस देन 1 होगी, इसको हमें ध्यान रखना है। रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है दैट विल बी इक्वल टू 1। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में। तो जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होते हैं चार टाइप्स के होते हैं, आर ऑफ 4 टाइप्स। तो यहाँ पर जो पहला होता है आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें जो टेम्परेचर होता है सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, तो इसको ध्यान रखना है, टी जो है कांस्टेंट होता है। दूसरा होता है आइडियाबेटिक प्रोसेस,
इसमें जो टोटल हीट एनर्जी है ये कांस्टेंट रहती है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी डी क्यू जो है जीरो होता है, क्यू जो है कांस्टेंट होता है इसमें। तीसरा है आइसोबारिक। इसमें जो है प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। और चौथा होता है आइसोकोरिक। इसमें सिस्टम का वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी डेल्टा वी जीरो होगा, यहाँ पर डेल्टा पी जीरो होगा। तो इसको याद रखना है।